हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज मैं आपको टेक्सटाइल में पढ़ाऊंगी डाइंग। कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगी? डाइंग पढ़ाऊंगी, रंगाई के बारे में पढ़ाऊंगी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोल किया था तो 60% बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि मैं उनको डाइंग टॉपिक पढ़ा दूँ। ठीक है, तो मैंने इससे क्वेश्चन आंसर्स कराए हुए हैं आपको। पूरा भी लेटेस्ट आपको मैंने डाइंग एंड प्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराए हैं। आप डालेंगे रंगाई और छपाई से संबंधित प्रश्न बाय दिव्या मिश्रा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप जैसे ही गूगल पर डालिए, चाहे आप यूट्यूब पर डालिए, आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी में, सब में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक है रंगाई एंड दिस इज फ्रॉम माय साइड। ये मैं आपको लास्ट टाइम आज एग्जाम से पहले, ऐसा नहीं कि दोबारा कभी पढ़ाऊंगी नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ा देती हूँ ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी आपको डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। हालांकि आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक को, बट ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिवली पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग लाइव चैट में मेरे साथ कनेक्ट हैं, वहां पर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप वहां मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द टॉपिक इज डाइंग। डाइंग क्या है स्टूडेंट? पहले मुझे ये बता दीजिए, डाइंग क्या है? डाइंग एक टेक्निक है, वस्त्र को रंगने की एक ये प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे डाइंग इज अ टेक्निक। ठीक है, डाइंग इज अ टेक्निक, वस्त्र को रंगने की एक विधि है, ये है ना, एक टेक्निक है। वस्त्र को रंगने की प्रक्रिया है या विधि है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, प्रोसेस है, टेक्निक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। क्यों? वस्त्र को हम किस तरीके से रंग सकते हैं? वस्त्र को हम मेन पढ़ते हैं, हम वस्त्र को डाइंग कर सकते हैं, है ना, हम फैब्रिक पे प्रिंटिंग कर सकते हैं, हम फैब्रिक पे प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है डाइंग और प्रिंटिंग का? सबसे पहले हम ये जानते हैं भाई, इसे हम रंगाई बोलते हैं, है ना, और इसे हम क्या बोलते हैं? छपाई बोलते हैं। प्रिंटिंग को क्या डिफरेंस है? डाइंग में हम पूरा फैब्रिक कलर कर लेते हैं, कंप्लीट फैब्रिक को कलर कर लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक जो है डिफरेंस है। छपाई की बात करें तो जिस पर्टिकुलर जगह पे, मान लो मुझे यहाँ कलर करना है तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर इस जगह पर जो है डिजाइन को छापती हूँ, मोटिव को छापती हूँ या कलर करती हूँ। तो ये मेन डिफरेंस है आपके रंगाई और छपाई में। और ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही आपके टेक्निक हैं, ये दोनों ही आपके प्रोसेस हैं फैब्रिक को कलर करने की। ठीक है, वस्त्र को रंगने की। किसको रंगने की? वस्त्र को रंगने की। ओके, फैब्रिक जब आपका ये बात आप सब जानते हो, करघे से जब उतरता है, लूम से जब उतरता है, लूम्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है करघा ट्रेडिशनल लूम के बारे में, पूरा सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, उसके पार्ट्स के बारे में भी हमने बात करी है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि कन्वेंशनल लूम क्या है, मतलब परंपरागत लूम्स कौन से हैं, मॉडर्न लूम्स कौन से हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो कोई भी करघा हो, फैब्रिक तो आपके लूम पर ही बनता है। तो आजकल तो हमारे मॉडर्न लूम्स हैं जो कि शटललेस है, शटल से चलते भी नहीं है, बस बिजली का स्विच ऑन किया वो चलने लग जाते हैं। तो जब फैब्रिक उससे उतरता है, ताने बाने के धागे आपस में उलझते हैं, आपस में बंधते हैं, इंटरबॉन्डिंग होती है, इंटरलॉकिंग होती है। जब फैब्रिक आपका करघे से उतरता है तो वो कैसा होता है? वो ग्रे गुड होता है। उसे क्या बोलते हैं? ग्रे गुड। वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, गंदगी लगी होती है। तो डायरेक्ट हम उस कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर कलर नहीं कर सकते, डाइंग एंड प्रिंटिंग नहीं कर सकते। उससे पहले उसे एक प्रिपरेटरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है स्टूडेंट्स। उसे बोलते हैं टेक्सटाइल प्रिपरेटरी प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसे? टेक्सटाइल प्रिपरेटरी प्रोसेस। मुझे वो आपको पढ़ानी है। इसके बाद मैं पहले आपको एक तो मुख्य सेविका के लिए क्लास दूंगी, फिर आपको टेक्सटाइल प्रिपरेटरी प्रोसेस बताऊंगी। जब करघे से आपके कपड़ा उतरता है, मान लो ये कपड़ा है, तो इसको हम ग्रे गुड बोलते हैं। ग्रे गुड मतलब ये अच्छा नहीं है, समय कच्चा है, ऐसा कपड़ा है जो कि अभी इसको हम ना तो इसके ऊपर हम कोई फिनिशिंग दे सकते हैं, ना हम इसके ऊपर कोई डाइंग कर सकते हैं, ना हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। पहले इस कपड़े को फिनिशिंग की देने के लिए, परिसज्जाएं देने के लिए, कलर करने के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हम टेक्सटाइल प्रिपरेटरी प्रोसेस, जिसमें आपने पढ़ा होगा सिंजिंग, ब्लीचिंग। ठीक है ना, सिंजिंग मतलब वस्त्र के किनारों की सतह से वस्त्र को झुलसा देना, उसकी किनारे को झुलसा देना, ताकि जो भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह हो वो क्या हो, वो वहां से खत्म हो जाए। तो आग पर से बहुत तेजी से गुजारा जाता है कपड़े को, उस प्रोसेस को हम सिंजिंग बोलते हैं। या फिर हमने इसको डिसाइजिंग करना, कपड़ा जब आपके करघे पर होता है तो आप उसको साइजिंग करके चढ़ाते हैं करघे के ऊपर। क्यों करना पड़ता है हमें कपड़े को साइजिंग क्यों करना पड़ता है? ताकि फैब्रिक आपकी कहीं से मतलब मुड़ ना जाए, खूब कड़ा रहे, अच्छे से बिनाई हो पाए, अच्छे से जो है उसमें आपके वीविंग हो पाए।
इसलिए कपड़े को हम कड़ा करते हैं, स्टिफनिंग एजेंट्स उसके ऊपर चढ़ाते हैं, लाइक स्टार्च है, उस प्रोसेस को आप साइजिंग बोलते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रही हूँ, मैं आपको फिर ये बताऊंगी। तो जब कपड़ा बन के आ जाता है हमारे पास, ये ग्रे गुड हो जाता है, तो हम इसकी डिसाइजिंग करते हैं। डिसाइजिंग मतलब जब करघे पर हम कपड़ा बना रहे थे तो हमने ताने और बाने के धागों को क्या कर दिया था, खूब कड़ा कर लिया था, ताकि फैब्रिक हमारा अच्छे से बुन सके, कहीं भी ढील वगैरह ना पाए। उस प्रोसेस को हम साइजिंग बोलते हैं, उससे हम कड़ा करते हैं फैब्रिक को, लाइक स्टार्च का यूज करके हम कड़ा कर सकते हैं, साइजिंग बोलते हैं। और सिंजिंग में डिफरेंस है। फिर हम डी साइजिंग करते हैं, वो मांड वगैरह को हटाना जो हमने कपड़ा बनाते समय लूम पर चढ़ाया था जानबूझ के, ताकि हमारे फैब्रिक आपस में उलझे नहीं, कड़े रहें, अच्छे से कपड़ा बनकर आए, उसको हम डिसाइजिंग करते हैं। फिर हम ब्लीचिंग करते हैं, काफी सारी प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस को हम टेक्सटाइल प्रिपरेटरी प्रोसेस बोलते हैं, मतलब फैब्रिक को तैयार करने की प्रक्रिया, है ना। ऐसा नहीं कि ग्रे गुड आया सीधे इसके ऊपर फिनिशिंग अप्लाई कर दी, सीधे हमने इसके ऊपर डाइंग कर दी, प्रिंटिंग कर दी, इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं होता है। आपको पता है कि आप जब फाइबर से यान बनाते हैं, फाइबर से आप क्या बनाते हो, यान बनाते हो, तब आप बहुत सारी प्रोसेस से गुजरते हो। फाइबर से यान बनाने के लिए आप बहुत सारी प्रोसेस से गुजरते हो, ठीक है। फिर आप यान से बनाते हो फैब्रिक, यान से बनाते हो आप फैब्रिक। फाइबर से यान आप स्पिनिंग मेथड से बनाते हो, ठीक है। स्पिनिंग मेथड यूज करते हो आप फाइबर से यान बनाने में। देखो तंतु, रेशा, आई डोंट नो व्हाट इज दिस तंतु रेशा। मैं तो साफ मना करती हूँ कि तंतु रेशे के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाना। और हुआ है टीजीटी 2021 में बहुत बच्चों का आंसर गलत हुआ है। तो मेरा तो सजेशन ये रहता है कि अगर हम थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ लेंगे तो हमारा कुछ चला नहीं जाएगा, है ना। बायलिंगुअल क्लास है, और अगर हम थोड़ी सी इंग्लिश समझ सकते हैं और उस इंग्लिश से हमारा एक नंबर बच रहा है तो कोई बुराई नहीं है। तो मुझे तो इतना पता है कि जो टेक्सटाइल की सबसे छोटी यूनिट है वो फाइबर है। मैं ना यहाँ तंतु लिखूंगी ना मैं यहाँ रेशा लिखूंगी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि टेक्सटाइल की सबसे छोटी यूनिट क्या है, वो फाइबर है। फाइबर से यान बनता है, यान से फैब्रिक बनता है, फैब्रिक से आपके गारमेंट बनते हैं, ठीक है, जो आप बोलते हो पहनने योग्य कपड़ा बनता है। मैं तो बस ये 4 स्टेप्स जानती हूँ। और मुझे पता है फाइबर से यान स्पिनिंग प्रोसेस से बनता है। अब स्पिनिंग को आप कताई बोलिए, कुछ बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो इतना पता है फाइबर से यान बनेगा स्पिनिंग प्रोसेस से। यान से फैब्रिक बनाने के लिए हमारे पास वीविंग है, ठीक है, हमारे पास निटिंग है, हमारे पास फेल्टिंग प्रोसेस है, काफ़ी सारे प्रोसेस हैं जिससे हम क्या बना सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं। फैब्रिक से गारमेंट बनाने के लिए जो है हमें टेक्सटाइल प्रिपरेटरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। टेक्सटाइल प्रिपरेटरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस आपकी बहुत बड़ी है। सबसे पहले तो ये करघे से उतरा हुआ कपड़ा है ग्रे गुड, इस पे हमने साइजिंग किया हुआ है, तो हम इसको सिंजिंग कर सकते हैं, मतलब इसकी सतहों को झुलसा सकते हैं, डिसाइजिंग कर सकते हैं, ब्लीचिंग कर सकते हैं। देन फिर आप मेरा जो कपड़ा है वो आपके फिनिशेस के लिए जाने के लिए तैयार है। कोई भी फिनिशेस अकॉर्डिंग टू दी कपड़ा आप कर सकते हैं। अगर कॉटन है तो आप मर्सराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसके ऊपर डाइंग भी कर सकती हूँ और प्रिंटिंग भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, है ना। फिनिशेस में आपको मैकेनिकल एंड केमिकल पता ही है, जो मैकेनिकल होती है केमिकल होती है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, ये तो सबको पता है। ये बेसिक्स हैं टेक्सटाइल के, इसे हम टेक्सटाइल का बेसिक बोलते हैं। स्टूडेंट, टेक्सटाइल इज नॉट ईजी। आपको क्या लगता है टेक्सटाइल की जो केमिस्ट्री है ना, टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेस बोलते हैं उसको, टेक्सटाइल की जो केमिस्ट्री है, ये तो सब जानते हैं, तो बहुत सरल चीजें हैं। लेकिन इतना सब करने के लिए कितने सारे केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं, कैसे कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, वो कहलाती है टेक्सटाइल केमिस्ट्री। और वो बहुत हार्ड है। वो तो वो बच्चे समझते हैं जिन्होंने उसमें एमएससी किया है या वो पीएचडी कर रहे हैं टेक्सटाइल केमिस्ट्री में। ये तो सब बेसिक्स हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी अगर आपकी इंग्लिश आपको बचा सकती है ना, तो उसको बचा लीजिएगा। यहाँ पे तंतु और धागा करने से अच्छा आप फाइबर याद रखें, यहाँ आप यान याद रखें, धागा, सूत, इन सबसे अच्छा है आप यान याद रखें। यान से आप फैब्रिक याद रखें, कपड़ा बपड़ा के चक्कर में आप फैब्रिक याद रखें, फैब्रिक से आप गारमेंट याद रखें। ये प्रोसेस बनती है स्पिनिंग से, ये प्रोसेस बनती है वीविंग, निटिंग, और फिर हम करते हैं टेक्सटाइल प्रिपरेटरी प्रोसेस। मुझे आपको ये चीज़ पढ़ानी है, टेक्सटाइल प्रिपरेटरी प्रोसेस मैं पढ़ा दूंगी। इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत सिंपल है, मैं पढ़ा दूंगी। मैंने अभी आपको बता दिया, सिंजिंग है, डिसाइजिंग है, ब्लीचिंग है। देन फिर हम जो है फैब्रिक को ले जाते हैं, चाहे हम उसके ऊपर फिनिशेस करें, चाहे हम उसके ऊपर डाइंग प्रिंटिंग करें, जो हमारे को सही लगता है, जैसा फैब्रिक है, जैसा हमें चाहिए हम वैसा करते हैं। ओके, इतनी चीज समझ में आई सबको। चलिए ये तो आप लिख लीजिएगा। मैं अभी आपको डाइंग टॉपिक पढ़ा रही हूँ। डाइंग एंड प्रिंटिंग, ये दोनों क्या है, ये दोनों वस्त्र को रंगने की प्रोसेस है, वस्त्र को रंगने की टेक्निक्स है, प्रक्रिया है, जिसके थ्रू हम वस्त्र को क्या करते हैं, कलर करते हैं। डाइंग में हम पूरा फैब्रिक कलर करते हैं, प्रिंटिंग में, छपाई में, जहां हमें पर्टिकुलर जिस जगह पर कलर चाहिए वहां हम उस मोटिफ को कलर कर लेते हैं, ठीक है। इतनी चीज सबको समझ में आ गई।
चलिए भाई, अब डाइंग की अगर मैं बात करती हूँ तो डाइंग कैसे करेंगे या प्रिंटिंग हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें रंग चाहिए। रंगों से तो हमारी दुनिया रंगीन है, फैब्रिक भी हमको रंगीन पसंद है, तो फैब्रिक को हमें कलर करना है तो हमें क्या चाहिए, डाइस चाहिए, कलर चाहिए, है ना। तो हम दो चीजें पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, बच्चे मुझसे बुक पूछते हैं, जो बुक आपको पसंद हो, रीना खनूजा मैम की लेनी है उनकी ले लो, मंजू पाटी मैम की लेनी है उनकी ले लो, वृंदा मैम की लेनी है उनकी ले लो। सारे राइटर्स की बुक में आपको मोस्टली चीजें सेम मिलेंगी। हाँ, कुछ कुछ राइटर्स के अपने अपने मत हैं तो वो उन्होंने अलग अलग लिखे हुए हैं। आप कोई भी बुक ले लो जो आपको सूटेबल हो, आपके पास में हो या आपके पास पुरानी बुक हो, उसी से पढ़ो, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कौन सी बुक लें कौन सी बुक लें, ठीक है। डाइंग हम कैसे करते हैं, रंगाई हम करते किस चीज से, रंगाई तो टेक्निक है ना, एक प्रक्रिया है ना वस्त्र को रंगने की। तो वस्त्र को रंगने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए, तो हमारे पास क्या होते हैं, डाइज होते हैं, है ना, और पिगमेंट्स होते हैं। डाइज होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स को शायद हिंदी में वर्णक बोलते हैं, है ना, वर्णक बोलते हैं। अब ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं है, आपको हर बुक में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। डाइज में और पिगमेंट्स में एक मेन डिफरेंस है, बस वो हम जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों से आप वस्त्र को रंग सकते हैं, ये दोनों आपको जंतु, वनस्पति, सिंथेटिक से किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, दोनों ही, क्योंकि हमें डाइस कई तरीके से मिलते हैं ना, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और हम मैन मेड रूप से मिलते हैं। जैसे हमें रेश फाइबर जो है वो नेचुरल भी मिलता है और मैन मेड भी मिलता है। हम ना मैन मेड फाइबर्स का भी यूज करते हैं और नेचुरल फाइबर्स का भी यूज करते हैं। प्राकृतिक रेशा जिसे आप बोलते हैं, फाइबर आप याद रखेंगे, टेक्सटाइल की सबसे छोटी यूनिट फाइबर है, ठीक है। रेशा, तंतु, तंतु रेशा में मत रह जाना, नंबर खो चुके हो लास्ट टाइम। डाइज एंड पिगमेंट्स की बात करूं तो डाइज और पिगमेंट में एक मेन डिफरेंस होता है, देखिए वो क्या होता है, डाइज जो है आपके वाटर सॉल्यूबल होते हैं। वाटर सॉल्यूबल का मतलब जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिए, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक। थोड़े से और भी डिफरेंस होता है, बुक में लिखा हुआ है, कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं डाइज और पिगमेंट में डिफरेंस ही पढ़ाती रहूं। मेन डिफरेंस आपको बता रही हूं, ये जल में अघुलनशील होते हैं, जल में नहीं घुलते। कौन नहीं घुलते जल में, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबल करना है हमें, पिगमेंट्स का यूज करना है हमें कलर करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, बाइंडर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बाइंडर। बाइंडर क्या होते हैं, बाइंडर कुछ नहीं होते हैं, बाइंडर वो होते हैं जो कलर को फैब्रिक के ऊपर बांध के रखते हैं, ठीक है। जैसे गोंद डाल दिया हमने, तो जो कलर को फैब्रिक के ऊपर बांध के रखता है, फैब्रिक के साथ उसको बांध के रखता है, उसे हम बाइंडर बोलते हैं, ठीक है। बंधक बोल सकते हैं आप हिंदी में, बाइंडर बोलते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है डाइज में और पिगमेंट्स में, ठीक है। ये जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो इनको में हमको जल में घुलनशील करने के लिए, घुलनशील क्या, फैब्रिक के ऊपर इसका जब हम यूज करते हैं, पिगमेंट्स का जब हम फैब्रिक के ऊपर यूज करते हैं तो हम बाइंडर का यूज करते हैं उसके साथ में। किसका यूज करते हैं, बाइंडर का। ये चीज आप लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखी है तो। बाकी और तो इसमें आपको पता ही है कि ये रेशों के अंदर तक जाएंगे, भाई जल में घुल गए हैं, अगर ये वाटर में घुल गए तो बिल्कुल रेशे में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एक एक रेशे तक, एक एक फाइबर तक आपके रेशों के अंदर तक घुस जाएंगे। और जब ये जल में घुले ही नहीं है, हमें बाइंडर के साथ इन्हें फिक्स करना पड़ रहा है कपड़े के ऊपर, तो ये जल में रेशे तक तो जाएंगे नहीं, है ना, रेशे तक, आपके फैब्रिक के रेशे तक नहीं जाएंगे, है ना, ये बिल्कुल रेशे तक जाएंगे आपके, कौन से, डाइज आपकी रेशे तक जाएंगी। चलिए इतना लिख लिया आपने, ये तो इंपॉर्टेंट है, हाँ। लेकिन फिर भी आपके पिगमेंट्स जो होते हैं ये फैब्रिक पर से उतरते नहीं है, ये शायद ये आपके पक्के रंग होते हैं, शायद क्या ये पक्के होते हैं और ये कच्चे होते हैं, ये निकल जाते हैं क्योंकि वाटर में सॉल्यूबल है। तो जब जब आप कपड़ा धोएंगे तो डाइज जो है वो फैब्रिक से क्या होती है, रिमूव होती रहती हैं। इतनी चीज तो सबको समझ में आ गई होगी, ये तो सबको पता है, सारा मेन डिफरेंस आपको बुक्स में ईजिली पढ़ने के लिए मिल जाएगा, कोई इसमें नई चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम डाइंग के बारे में जान लेते हैं, है ना, डाइंग टेक्निक है। देखिए सबसे पहले आपको जानना है डाइस। डाइस जो है, जो रंग जो है वो कितने प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, जो रंग है वो हमें कितने प्रकार से प्राप्त होते हैं। गिव मी अ सेकेंड। रंग हमें कितने प्रकार से प्राप्त होते हैं, तो डाइस हमें दो तरीके से प्राप्त होती हैं स्टूडेंट्स। कैसे कैसे प्राप्त होती हैं, नेचुरल एंड, नेचुरल मतलब
प्राकृतिक और आपके सिंथेटिक। सिंथेटिक सिंथेटिक में क्या होती है? ये सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर या संश्लेषित रंग हम किन्हें बोलते हैं? यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में पूछा भी जा चुका है। डाइंग से और प्रिंटिंग से तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे, है ना। तो सिंथेटिक डाइज जिन्हें हम मानवकृत आपके रंग भी बोल सकते हैं, संश्लेषित रंग भी बोल सकते हैं, जिसकी खोज 19वीं शताब्दी में आपके विलियम हेनरी पर्किंस ने की थी 1856 में। यही तो चीजें हैं। कब की थी? आपके 1856 में उन्होंने खोज की थी। आपके किसने की थी? विलियम हेनरी पर्किंस ने की थी। किसने की थी? विलियम हेनरी पर्किंस ने आपके की थी। ठीक है, अब क्या बचता है? नेचुरल डाइज। नेचुरल मतलब जो हमें प्राकृतिक जगत से प्राप्त है। जैसे हमें रेशे प्राकृतिक जगत से प्राप्त है, वैसे ही हमें रंग भी प्राकृतिक जगत से प्राप्त है। तो आपको कहाँ से प्राप्त है? प्लांट से मिल सकते हैं आपको कलर, बिल्कुल मिलते हैं। एनिमल से मिल सकते हैं हमें कलर, मिलते हैं। और हमें मिनरल से मिलते हैं कलर। मिनरल्स मतलब खनिज, खनिज है ना, धातुएं, तत्व जिन्हें आप बोलते हैं खनिज तत्व, खनिज तत्वों से मिलते हैं, जिसमें आपके पोटेशियम फेरोसाइनाइड, आयरन सल्फेट, पर्शियन ब्लू कलर आता है, लेड क्रोमेट आता है ना, पीला कलर जो होता है रेड क्रोमेट होता है, वो इसी में आता है, मिनरल्स कलर में। एनिमल से हमें कौन कौन से मिलते हैं? जल्दी जल्दी बता दीजिए। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? हमें मेहंदी मिलती है, कत्थे से हमें मिलता है, फूल से हमें कलर मिलता है, प्लांट्स के हर भाग से हमें कलर मिलता है ना, उसकी पत्तियों से मेहंदी मिलता है, तने से हल्दी मिलता है। और क्या मिलता है आपको? जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करते चलिए। विलियम हेनरी पर्किंस, हाँ जी बताइए। प्लांट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको क्या मिलता है? हाँ, पत्तों से मेहंदी, कत्था छाल से, हल्दी तना से, और वही फूलों से मिलता है। एनिमल्स में बात करें तो टायरिन पर्पल कलर मिलता है। भूमध्य सागर में मछलियां पाई जाती हैं, जिससे हमें टायरिन पर्पल कलर मिलता है। ये चीज पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स की अगर हम बात करें, जंतु जगत से हमें कौन सा कलर मिलता है? टायरिन पर्पल कलर मिलता है। टायरिन पर्पल कलर मिलता है ना। और कौन सा कलर मिलता है हमें? एक आपके कैक्टस प्लांट होता है ना, जिसमें कांटे कांटे से होते हैं, उसमें आपके कैक्टस कॉकनियस इलियस नाम का एक कीड़ा होता है। इलियस ही होता है ना, कॉकनस इलियस, कॉकस केकटी। कॉकस इलियस तो ओक के वृक्ष पर होता है। कॉकस केकटी, कॉकस केकटी नामक कीड़ा होता है, इससे भी हमको लाल रंग मिलता है ना। और कॉकस इलियस जो होता है, कॉकस इलियस, ये ओक के वृक्ष पर होता है। ओक के वृक्ष पर ऐसे फीमेल्स उसको कुतर कुतर के उस कीड़े को निकालती हैं, ओक के वृक्ष की छाल पे चिपका होता है, इससे भी आपको लाल रंग मिलता है। टायरिन पर्पल कलर हमको किससे मिलता है? भूमध्य सागर में मछली पाई जाती है, उससे मिलता है। ये सब पुराने टेक्निक्स थे कलर निकालने के, अब कोई नहीं निकालता, अब कोई निकाल भी नहीं सकता, है ना। ये सब पुरानी टेक्निक्स थी, लिख लीजिए। कॉकस इलियस जो लाल रंग देता है, कॉकस केकटी, ये किस पर होता है? कॉकस केकटी आपके केकटी है तो कैक्टस प्लांट हो जाएगा, है ना, कैक्टस प्लांट। केकटी लिखा है ना, तो कैक्टस से केकटी। कॉकस इलियस आपके ओक के वृक्ष, ओक के वृक्ष से लाल रंग मिलता है। टायरिन पर्पल कलर, ऐसा पहले क्या होता था भाई, प्लांट से कलर निकालते थे, एनिमल से कलर निकालते थे, लेकिन फिर क्या देखा गया कि एनिमल्स तो बेचारे बहुत मर रहे हैं, कितना भी मारो आप प्लांट से, कितना भी करो, थोड़ा सा कलर आपको मिलता है ना। खनिज तत्वों से भी हमें कलर्स की प्राप्ति होती है। खनिज तत्वों में आपके क्या क्या आ जाएगा बताइए? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, आयरन सल्फेट के मिश्रण से आपके पर्शियन ब्लू कलर बनता है। ये तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, ये करा भी चुकी हूं मैं। पर्शियन ब्लू कलर मिलता है ना। लेड क्रोमेट से मिलता है आपको पीला कलर, लेड क्रोमेट से आपको पीला कलर मिलता है। और बताइए, आयरन सल्फेट से आपको कलर मिलता है, आयरन सल्फेट से आपको कलर मिलता है, ठीक है। येलो कलर मिलता है आपको लेड क्रोमेट से, और आयरन सल्फेट से आपको क्या मिलता है, जिसे आप फेरस सल्फेट बोल सकते हैं, क्रोमियम सल्फेट बोल सकते हैं, इससे आपको खाकी कलर मिलता है। इससे आपको क्या मिलता है? खाकी कलर, ठीक है। फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, आयरन या फेरस सल्फेट आप बोल सकते हैं, इससे आपको खाकी कलर मिलता है। लेड क्रोमेट से आपको पीला कलर मिलता है। पर्शियन ब्लू तो आपको मैंने बता ही दिया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयरन सल्फेट से मिलता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई? ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, सबको क्लियर भी है, कोई नई चीज हम नहीं पढ़ रहे हैं इसमें, तो सब क्लियर है आपको। चलिए, वेरी गुड। अब हम सिंथेटिक की बात करेंगे, है ना। सिंथेटिक डाइज में मुझे आपको मेनली क्लासिफिकेशन पढ़ाना है, क्योंकि मैंने आपको कई तरीके से क्लासिफिकेशन बताया है सिंथेटिक डाइज का, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है।
ये तो बात हो गई नेचुरल्स की। नेचुरल्स में हमें 3 जगहों से मिल गया। प्राकृतिक जगत की अगर हम बात करें तो पेड़ों से भी मिलता है, पेड़ों के हर पार्ट से आपको जो है कलर मिल सकता है। पेड़ की पत्तियों से मिल सकता है, उसकी तने से मिल सकता है, उसकी जड़ से मिल सकता है, उसकी किसी भी चीज से आप उसको कलर, फूलों से मिलता है, हरसिंगार पलाश के फूल से आपको कलर मिलता है। अगर हम बात करें जंतु जगत में तो टायरिन पर्पल कलर हो गया, जो भूमध्य सागर में मछलियां पाई जाती है उसे टायरिन पर्पल कलर मिलता है। कॉकस कैक्टी, तो कैक्टस प्लांट, कैक्टी कीड़ा, ठीक है, उससे भी आपको लाल रंग मिलता है। और ओक के वृक्ष पर होता है कॉकस इलियस नामक कीड़ा, उससे भी आपको लाल रंग मिलता था, लेकिन बहुत कम अमाउंट में मिलता है ना। मिनरल जगत की बात करें तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयरन सल्फेट से आपके क्या मिलता है, पर्शियन ब्लू कलर मिलता है। ब्लू आपके 4 प्रकार के होते हैं, अल्ट्रामराइन, एनिल ब्लू और आपके पर्शियन ब्लू कलर और इंडिगो ब्लू, ठीक है। ब्लू की बात मैं कर चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, फिर बता दूंगी। फिर आपके जो पर्शियन ब्लू कलर है वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड और आयरन सल्फेट के मिश्रण से बनता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, लैब असिस्टेंट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्या था, मैंने बताया आपको लेड क्रोमेट से पीला कलर मिलता है और आपके फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट जिसे आप बोलते हैं उससे आपको खाकी कलर मिलता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। लेड क्रोमेट तो पता ही है, पीला रंग, उसकी तो आपके मिलावट भी की जाती है, हल्दी वगैरह में पीला कलर मिलता है। अब हम डाइस की बात करेंगे, सिंथेटिक डाइस की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, सिंथेटिक डाइस की। सिंथेटिक डाइस जो जहां से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। सिंथेटिक डाइस की खोज विलियम हेनरी परकिंस ने आपके 1986 में की थी। 19वीं शताब्दी थी, बच्चे शताब्दी भी पूछते हैं भाई, 19वीं ही है मेरे हिसाब से, तो देख लेना एक बार आप भी। 19वीं शताब्दी है, विलियम हेनरी परकिंस है, 1856 में इन्होंने जो है आपके खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब जरूरी नहीं कि यही पूछ लिया जाए दोबारा। सिंथेटिक डाइस की बात करें ना तो 3 क्लासिफिकेशन तो आप मेन पढ़ते हैं। कौन कौन से, एक तो आप पढ़ते हैं ये एसिड डाइस, एक आप पढ़ते हैं बेसिक डाइस और एक आप पढ़ते हैं न्यूट्रल डाइस। क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रल डाइस पढ़ते हैं। अगर हम सिंथेटिक डाइस की संश्लेषित रंगों की बात करते हैं तो ये अम्लीय रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, अम्लीय रंग और क्षारीय रंग और उदासीन रंग, उदासीन होते हैं, है ना। अम्लीय रंग आपको पता है सबसे बेस्ट होते हैं आपके प्रोटीन फाइबर्स के लिए, उसमें भी सबसे बेस्ट होते हैं ये वूल के लिए। किसके लिए, वूल के लिए, है ना। क्षारीय रंगों की बात करें ये भी प्रोटीन फाइबर्स के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं सिल्क के लिए, है ना। और उदासीन रंग सारे आपके जो हैं आपके सेल्यूलोजिक फाइबर जैसे आपके कॉटन हो गया, कॉटन पे सबसे बेस्ट होते हैं। कॉटन हो गया, लिनन हो गया, रेयॉन हो गया। ऐसा नहीं है कि केवल कॉटन के ऊपर बेस्ट होते हैं, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमसे ऐसे प्रश्न बनते हैं कि अम्लीय रंग जो है वो सबसे ज्यादा मतलब किसके ऊपर अच्छा प्रभाव देते हैं या सबसे ज्यादा किसके लिए उपयुक्त होते हैं, तो आपके वूल के लिए, ऊन के लिए जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। क्षारीय रंगों की बात करें तो ये भी आपके प्रोटीन जगत के रेशे भी आप ऐसे रंग सकते हैं, इससे आप कॉटन भी रंग सकते हैं, सेलुलोजिक जगत के रेशे भी रंग सकते हैं। लेकिन ये बेस्ट अपना जो इफेक्ट है वो किस पे दिखाते हैं, ये सिल्क पे दिखाते हैं, वूल पे दिखाते हैं, स्पेशली सिल्क पे दिखाते हैं, है ना। स्पेशली आपके किस पे दिखाते हैं, सिल्क पे दिखाते हैं। न्यूट्रल डाइस की बात करें, उदासीन रंगों की अगर बात करें तो इससे तो आप जितना भी सेल्यूलोजिक जगत का रेशा है, कॉटन है, लिनन है, रेयॉन है, सेल्यूलोजिक, आप सारा इससे रंग सकते हैं। जो न्यूट्रल डाइस हैं, उदासीन रंग हैं, ये बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं अपना किसके ऊपर, कॉटन के फैब्रिक के ऊपर। तो न्यूट्रल डाइस आप कौन कौन सी पढ़ते हैं, आप डायरेक्ट पढ़ते हैं, आप रिएक्टिव पढ़ते हैं, आप वेट डाइस पढ़ते हैं, ये सब आपके किस में आते हैं, न्यूट्रल डाइस में आते हैं। डेवलप डाइस पढ़ते हैं, सब किस में आते हैं, न्यूट्रल डाइस में आते हैं। ये चीज क्लियर है सबको, लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया सबने, चलिए आगे चलते हैं हम। अब ऐसा थोड़ी है कि बेसिक डाइस से हम जो है वो सेलुलोजिक जगत के रेशे नहीं रंग सकते हैं, लेकिन अच्छा प्रभाव ये किस पर देते हैं, ये प्रश्न भी आपसे बनता है, ये सब आप जानते भी हो। ओके, अब मैं सिंथेटिक डाइस का क्लासिफिकेशन करूंगी एक अलग प्रकार से, ठीक है। कैसे करूंगी क्लासिफिकेशन में सिंथेटिक डाइस का, मैं क्लासिफिकेशन, एक तो ये हो गया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो ये हो गया एसिड, बेसिक एंड आपके किस में हो गया, पहला क्लासिफिकेशन हमने करा अम्लीय, क्षारीय एंड न्यूट्रल डाइस में। ठीक, न्यूट्रल डाइस आपके सेलुलोजिक जगत के रेशों को रंगने के लिए जो है उदासीन रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसी में आपके डायरेक्ट, डेवलप्ड, यहां लिख लो डायरेक्ट, डेवलप्ड, रिएक्टिव,
वैट एटसेट्रा सब इसी में आ जाती हैं। पहला क्लासिफिकेशन है ये मेरा सिंथेटिक डाइस का, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन मैं करूंगी सिंथेटिक डाइस का संश्लेषित रंगों का अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी, जल में घुलनशीलता के आधार पर। किसके आधार पर? जल में घुलनशीलता के आधार पर। सॉल्युबिलिटी के आधार पर करूंगी मैं। तो मुझे दो क्लासिफिकेशन मिलेंगे यहां पर। कैसे मिलेंगे? एक तो वाटर सॉल्युबल, एक वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 110% बनेगा। सिंथेटिक डाइस का पहला क्लासिफिकेशन तो ये है, कैसे कैसे सिंथेटिक डाइस प्राप्त होती हैं हमें। तो अम्लीय रंग प्राप्त होते हैं, क्षारीय रंग प्राप्त होते हैं, उदासीन रंग प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्राप्ति के आधार पर लिख सकते हैं सेम, या प्राप्ति के आधार पर हमें कैसे रंग मिलते हैं? हमें मिलते हैं अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, उदासीन रंग, ठीक है। अम्लीय रंगों का प्रयोग हम स्पेशली जो है वूल फैब्रिक के ऊपर करते हैं या प्रोटीन जगत के रेशों के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव भी अपना ऊन के ऊपर देते हैं। क्षारीय रंगों की बात करें, इसका भी प्रयोग आप प्रोटीन जगत के रेशों को रंगने में कर सकते हैं और आपके सेलुलोजिक जगत के रेशों को रंगने में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपको सिल्क पर, वूल पर देखने के लिए मिलता है। न्यूट्रल डाइस की बात करें, उदासीन रंगों का, तो मेनली प्रयोग आप सेलुलोजिक जगत के रेशों को रंगने में ही करते हैं। जितने भी आपके कॉटन है, लिनन है, स्पेशली कॉटन को बहुत अच्छे से रंगते हैं। सल्फर डाइस भी इसी में आएंगी, ठीक है। तो ये आपके होगा उदासीन जगत के, ये तो आपके सिंथेटिक डाइस होगी प्राप्ति के आधार पर कि भाई अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, उदासीन रंग। एक मैंने दूसरा क्लासिफिकेशन किया है सिंथेटिक डाइस का जल में घुलनशीलता के आधार पर। तो वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, मतलब जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील। यहां लिख लीजिए आप, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। ये सॉल्युबिलिटी के आधार पर मैंने जो है क्लासिफिकेशन किया है। ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं स्टूडेंट, जहां से मैं आपको ये चीज करा रही हूँ, ये मेरे अपने दिमाग में फिटेड है। मैंने अपना खुद का पर्सनल नोट्स ऐसे ही बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जल में कौन कौन सी घुलती हैं? देखिए कौन कौन सी घुलती हैं। एसिड डाइस घुल जाती हैं, बेसिक डाइस घुल जाती हैं, रिएक्टिव डाइस घुल जाती हैं और डायरेक्ट डाइस घुल जाती हैं। कौन कौन सी घुल जाती हैं? एसिड, बेसिक, रिएक्टिव, डायरेक्ट, ये आपके जल में घुलनशील है। जल में अघुलनशील की बात करूं तो देखिए कौन कौन सी नहीं घुलती हैं। वेट डाइस नहीं घुलती, सल्फर डाइस नहीं घुलती, डिस्पर्स डाइस नहीं घुलती, एजोडाइस नहीं घुलती। चार इधर लिखनी है, चार उधर लिखनी है आपको। क्वेश्चन आपका इसी में से बनेगा। लिख लीजिए जल्दी से, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए आप। लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप लिख लीजिए फटाफट से। सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया। अब चूंकि घुलनशीलता के आधार पर जो है हमारे जल में घुलनशीलता के आधार पर मैंने दो क्लासिफाई कर दिए, जो जल में घुल जाए, जो जल में नहीं घुले। जल में ये चार घुल जाती हैं, एसिड, बेसिक, रिएक्टिव, डायरेक्ट, ठीक है। ये आसानी से घुल जाती हैं। ये आसानी से नहीं घुलती, इनको घोलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, इसलिए ये डाइस महंगी भी हो जाती हैं, ठीक है। और प्लस जो है इनके ऊपर बहुत सारे हमें केमिकल रिएक्शंस का यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है, फिर हमें इन्हें जल में घुलनशील बनाना पड़ता है। अब चूंकि जल में घुलने के आधार पर मैंने जो है डिवीजन किया है, तो मैं एक और डिवीजन कर सकती हूँ आयंस के आधार पर, क्योंकि जल में आयन प्रेजेंट है। जल में आपके क्या प्रेजेंट है? जल में आपके आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन मैं यहां पर करती हूं आपके आयंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? आयन ही बोलेंगे, ठीक है। आयन के आधार पर, आयन लिख लो ऐसे करके, आयंस के आधार पर, आयंस के आधार पर, क्योंकि जल में घुल रही है ना, ठीक है। जल में घुलनशील का मैंने फर्दर क्लासिफिकेशन किया, ये देख रहे हो एरो किससे निकाले हैं मैंने? जल में घुलनशीलता के आधार पर। तो जल में घुल रही हैं ये चार, तो इन चार को मैं फर्दर डिवाइड कर रही हूं आयंस के आधार पर।
आयंस के आधार पर मतलब जल में आपके चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, चार्जेस लिख सकते हो चार्जेस के आधार पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो मैं कैसे कर सकती हूं, एनायनिक एनायनिक सही है, एंड कैटायनिक, यहां लिख लो कैटायनिक और एनायनिक। स्पेलिंग में हो सकता है चेंज, वो कुछ गलत हो, प्लीज स्पेलिंग देख लेना नेट पे, ठीक है। मुझे लग रहा है स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है एनायनिक की, फिलहाल हिंदी में सही लिखा है, एनायनिक एंड कैटायनिक। जल में जो घुल रही हैं आपके डाइज, इनको मैंने फर्दर डिवाइड किया है चार्जेस या आयंस के आधार पर, एनायनिक डाइज कैटायनिक डाइज, एनायनिक डाइज कैटायनिक डाइज। अब ये क्या है मैम, जल है, वाटर है, वाटर हैव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस। तो इन चारों में से कुछ डाइज जो हैं वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेंगी और कुछ डाइज अपने ऊपर क्या ले लेंगी, पॉजिटिव चार्ज ले लेंगी। मतलब कुछ डाइज जो है वो धनात्मक आयन की तरफ आकर्षित हो जाएंगी और कुछ डाइज जो है वो ऋणात्मक आयन की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हो जाएंगी। तो जो डाइज नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हो जाएंगी वो एनायनिक डाइज कहलाएंगे। एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये सब दिख रहा है आप लोगों को, लेट मी चेक, यस विजिबल है। क्या बोला मैंने, जल में घुलनशील होती हैं ये चार डाइज, एसिड बेसिक रिएक्टिव डायरेक्ट डाइज, ठीक है। इन चारों को मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया है क्योंकि जल में प्रेजेंट है आयंस, चार्जेस, धनात्मक आयन ऋणात्मक आयन, ठीक है। तो जो धनात्मक होंगी वो कैटायनिक डाइज कहलाएंगी, ठीक है, और जो आपके ऋणात्मक होंगे वो एनायनिक डाइज कहलाएंगी। तो एनायनिक चार्जेस क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, और कैटायनिक चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये चीज समझ में आई, लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सी एनायनिक में जाएंगी, कौन कौन सी कैटायनिक में जाएंगी, सब कुछ मैंने कराया हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स में आपको बताया हुआ है। केवल एक बेसिक डाइज जो है, केवल एक बेसिक डाइज, वो एग्जांपल है कैटायनिक डाइज का। मतलब बेसिक डाइज के ऊपर क्या है, बेसिक डाइज आपके पॉजिटिव चार्ज को, धनात्मक आयन को जो है उसकी तरफ आकर्षक है। तो केवल बेसिक डाइज आपके एग्जांपल है कैटायनिक डाइज का। बाकी एसिड डाइज, डायरेक्ट डाइज और रिएक्टिव डाइज, ये तीनों आपके जो हैं एनायनिक डाइज के एग्जांपल हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं और आपके यूथ में है, एक बार देख लेना, चेक कर लेना, आपके यूथ में पूछा जा चुका है। मतलब यूथ में क्वेश्चन है, होम साइंस जगत में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेट पीएचडी सबके लिए इंपॉर्टेंट है और टीजीटी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, एक तो मैंने प्राप्ति के आधार पर कर दिया कि भैया हमें अम्लीय रंग मिलते हैं, क्षारीय रंग मिलते हैं, उदासीन रंग मिलते हैं। एक मैंने सिंथेटिक डाइज को किया है, जल में घुलनशीलता के आधार पर मैंने डिवीजन कर दिया, जो जल में घुलनशील है, जो जल में अघुलनशील है। जल में घुलनशील कौन कौन सी है, एसिड डाइज, बेसिक डाइज, डायरेक्ट डाइज, रिएक्टिव डाइज, ठीक है। अब मैंने इस वाले पोर्शन को फिर से फर्दर डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया मैंने फिर से फर्दर, मैंने किया है भाई जल में घुलनशील है तो आयन चार्जेस के आधार पर मैं डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि जल में आपके पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अब धनात्मक आयन है, ऋणात्मक आयन है। अब ये मत कहना कि आप इतने छोटे हो कि इतनी नॉर्मल सी केमिस्ट्री या इतनी नॉर्मल सी चीजें आपको समझ में नहीं आती, ये केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, कुछ क्या एक आध स्टूडेंट्स हैं, बाकी तो बहुत बच्चे ट्राई भी करते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, कुछ की संकुचित हो चुकी है बुद्धि, उन्हें सिर्फ टीजीटी से मतलब है, उन्हें आगे किसी चीज से मतलब ही नहीं है। अगर टीजीटी में एक क्वेश्चन आ जाएगा तो कहेंगे हाँ ये क्वेश्चन तो हमने क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन तो मैम समझा रही थी, बुद्धि संकुचित कर ली है, हमें समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो ऊपर से जा रहा है, मैं कुछ फ्रेंच बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है, मैं रशियन बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं हिंदी में तो अंग्रेजी में तो बात कर रही हूँ। जब मैं समझ सकती हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो कोशिश तो करो समझने की। इसमें क्या है जो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, कुछ भी ऐसा है जो सर के ऊपर से चला जाएगा। जल में घुलनशील है, अब जल है, जल में चार्जेस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो डाइज जल में घुल जाती हैं तो कुछ डाइज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, कुछ डाइज वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। इतनी सरल भाषा में समझा रही हूँ। तो जो जल में नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हो जाएंगी तो उसको कोई नाम देंगे नहीं कि आप नहीं नाम दोगे, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ चली जाएंगे उसको भी कुछ नाम देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो ले लेती हैं वो कैटायनिक डाइज कहलाती हैं, जो नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हो जाती हैं वो अनायनिक डाइज कहलाती हैं। तो एसिड डायरेक्ट रिएक्टिव पर आपके नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपके ऋणात्मक
मतलब आयन को अपने ऊपर रखती हैं। दूसरी चीज ये आपके एनानिक कैटेगरी में भी आती हैं। एक तो जल में घुलती हैं, दूसरा ये किस कैटेगरी में चली जाती है, एनानिक कैटेगरी। एनानिक मतलब नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर, ठीक है। कैटानिक कैटेगरीज में कौन सी आएंगी, बेसिक डाइस। आपके क्षारीय रंग बेसिक डाइस है। क्षारीय रंग बहुत स्पेशल रंग है, सबसे पहले खोजे गए रंग हैं ये, सबसे पहले खोजे गए रंग हैं ये, ठीक है। सबसे पहले खोजे गए रंग हैं, खोजे गए संश्लेषित रंग है। पूरी चीज लिखो वरना कहोगे मैम सबसे पहले खोजे गए रंग है। सबसे पहले खोजे गए संश्लेषित रंग हैं, सिंथेटिक डाइज हैं ये। दूसरी चीज ये भैया अकेली कैटेगरी है जो अपने पर पॉजिटिव चार्ज रखती है, मतलब धनात्मक आयन है इसके ऊपर, ठीक है। और क्या है, बेसिक है तो कैटानिक है। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई थी। बी के बाद क्या आता है, सी आता है। बी के बाद क्या आता है, सी आता है। तो बेसिक डाइज क्या है, कैटानिक डाइज हैं, ठीक है। और बाकी रिएक्टिव डायरेक्ट एसिड क्या है आपके, ये एनानिक डाइज है, ठीक है। जल में कौन सी अघुलनशील है, जल में जो नहीं घुलती, ये प्रश्न बनते हैं। सल्फर डाइस, सबसे ज्यादा आपके पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सल्फर डाइस। सल्फर रंग किसके लिए उपयुक्त होते हैं, कॉटन के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। और ये सब आपके इसमें डिस्पर्स को छोड़ दीजिए, बाकी सब आप कॉटन के ऊपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉटन के ऊपर यूज होने वाले हैं सल्फर डाइज, और ये कैसी है, जल में अघुलनशील है। वेट डाइज कैसी है, जल में अघुलनशील है। डिस्पर्स डाइज कैसी है, जल में अघुलनशील है, घुलती ही नहीं है। एजोडाइज कैसी है, जल में अघुलनशील है, इनको घुलनशील बनाया जाता है। इतनी चीज सबको समझ में आई। 3 क्लासिफिकेशन करे मैंने अभी आपको, डाइज के 3 क्लासिफिकेशन पढ़ाए हैं, सिंथेटिक डाइज के, बल्कि 4। हमने केवल डाइज की क्लासिफिकेशन करा। पहले मैंने डाइज का क्लासिफिकेशन कैसे किया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या थे, नेचुरल क्या थे, प्लांट से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, मिनरल से मिल रहा है, इतना हमने समझा, ठीक है। फिर हम आ गए सिंथेटिक के पास। सिंथेटिक के पास क्योंकि सिंथेटिक है, हम कितना भी बना सकते हैं। सिंथेटिक में आप कितने भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कितना भी बना सकते हैं, ठीक है। सिंथेटिक डाइज की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले मैंने किया आपके प्राप्ति के आधार पर, भाई अम्लीय रंग मिलते हैं, क्षारीय रंग मिलते हैं, उदासीन रंग मिलते हैं, ठीक है। प्राप्ति के आधार पर क्या मतलब, बनाए थे, संश्लेषित रंग तो आपके बनाए जाते हैं, तो आप बनावट के आधार पर भी कर सकते हैं। प्राप्ति ही क्यों करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। पहले अम्लीय रंग बने, क्षारीय रंग बने, उदासीन रंग बने। फिर मैंने इसको करा जल में घुलनशीलता के आधार पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जल में कैसे घुलते हैं, जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील। जल में क्या घुलती हैं, एसिड, बेसिक, रिएक्टिव डाइज जल में घुलती हैं। वेट, सल्फर, डिस्पर्स, एजो नहीं घुलती हैं। जल में घुल गई तो 2 फर्दर डिवाइडेड कर दिया मैंने, कैटानिक, एनानिक। कैटानिक कौन सी होती है, बेसिक डाइज, ठीक है। एनानिक कौन सी है, एसिड, डायरेक्ट और रिएक्टिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इतना समझ में आ गया होगा सबको। अब मैं थोड़ा सा वेट डाइज, सल्फर डाइज, डिस्पर्स डाइज और एजोडाइज को पढ़ाऊंगी, ठीक है। अम्लीय क्षारीय रंगों की बात मैं कर चुकी हूँ। डायरेक्ट और रिएक्टिव को भी पढ़ा देती हूँ। डायरेक्ट डाइज भी आपके कॉटन के ऊपर अच्छे होते हैं, ठीक है। रिएक्टिव डाइज भी आपके कॉटन के ऊपर अच्छे होते हैं, बहुत सूटेबल होते हैं रिएक्टिव डाइज, क्योंकि रिएक्टिव डाइज एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा बॉन्ड माना जाता है, ठीक है। फैब्रिक के साथ बॉन्ड बनाना मतलब फैब्रिक के साथ कनेक्टिविटी बनाना, फैब्रिक के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, पहले डिस्पर्स डाइज की बात कर लेते हैं। डिस्पर्स डाइज, डिस्पर्स डाइज क्या होते हैं, डिस्पर्स डाइज, डिस्पर्स डाइज बोलिए इन्हें आप, या आप इन्हें फैलने वाले रंग बोलिए, फैलने वाले रंग। वाई, हम इसे फैलने वाले रंग क्यों बोलते हैं, और ये किसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं डिस्पर्स डाइज। इतनी कैटेगरी में केवल एक ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो जाती है जो कि आर्टिफिशियल फाइबर लाइक आपके पॉलिएस्टर को रंगने के लिए, नायलॉन को रंगने के लिए डिस्पर्स डाइज का प्रयोग करते हैं। किसको रंगने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, स्पेशली पॉलिएस्टर, नायलॉन, जो भी मैन मेड फाइबर्स होते हैं, मैन मेड फाइबर्स भी होते हैं ना, संश्लेषित रेशे, उसको रंगने के लिए इसका प्रयोग करते हैं डिस्पर्स डाइज का। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। पहली बात तो ये क्या है, ये वाटर में इनसॉल्युबल डाई है। कौन सी, इनसॉल्युबल डाई है डिस्पर्स डाई। नॉन आयोनिक है, नॉन आयोनिक क्यों है बताइए, जब जल में घुलनशील नहीं है तो इसके ऊपर कोई आयन होगा, कोई चार्ज होगा, तो नॉन आयोनिक डाई है ना ये। नॉन आयोनिक का मतलब समझे आप, नॉन आयनिक, नॉन आयनिक मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वाटर में इनसॉल्युबल है, जल में घुलती नहीं है। इतनी हिंदी अंग्रेजी तो समझ में आ रही होगी ना, जल में घुलती नहीं है। जब जल में घुलती नहीं है तो जब जल में घुलेगी नहीं तो कोई जल का चार्ज भी अपने ऊपर नहीं लेगी, तो ये इनसॉल्युबल डाई है, ये नॉन आयनिक डाई है, डिस्पर्स डाई। और दूसरी चीज,
इसमें रंगने के लिए हमें टेम्परेचर कैसा चाहिए, बहुत हाई चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी जा सकते हैं आप, 100 डिग्री सेल्सियस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों, अभी बताती हूँ। दूसरी चीज, इसका यूज किस पे होता है, इसका यूज सबसे ज्यादा आपके मैन मेड फाइबर्स पॉलिएस्टर पर होता है और आपके नायलॉन पर आप करते हैं। मैन मेड फाइबर्स को रंगने के लिए सबसे उपयुक्त डाई कौन सी है, डिस्पर्स डाई है। इसमें क्या करते हैं, कपड़े को, जो आपके मैन पॉलिएस्टर होता है, उसको बहुत ही गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में डाला जाता है। जब खौलते हुए पानी में डालते हैं तो क्या होता है, फैब्रिक का मॉलिक्यूल खुल जाता है स्टूडेंट। फैब्रिक का मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, जब छोटे छोटे मान लो फैब्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब आप गर्म पानी में डालेंगे ना, तो कोई चीज गर्म पानी में स्प्रेड होती है। आपको पता है हर चीज गर्म पानी में स्प्रेड होती है, ठंडे पानी में जम जाती है, गर्म पानी से स्प्रेड होती है। मैंने आपको जब सेल पढ़ाया था, आपको समझाया था कि आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सब फैट की बनी हुई है, और गर्मियों में आपको यहाँ हर जगह तेल वेल वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि वो स्प्रेड होती हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें से ऑयल सिक्रीट सा होता है। लेकिन वहीं जाड़ों में देखो आपकी स्किन खुरदुरी हो जाती है, सारा फैट जम जाता है बॉडी का। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जब आप उन्हें हीट दोगे तो वो स्प्रेड होंगे, वो फैलेंगे, और जैसे आप ठंडा करते जाओगे, ठंड में हर चीज सिकुड़ती है, वो सिकुड़ते चले जाएंगे। जब इतना हाई टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, या इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं, जब आप फैब्रिक को डिप करते हो ना, पॉलिएस्टर फैब्रिक को आप डिप कर रहे हो, पानी में गर्म कर रहे हो, गर्म पानी में आपने उसमें डाला हुआ है ताकि डाइस को हम क्या कर सकें, सॉल्यूबल कर सकें। तो ये डिस्पर्स डाइज होती हैं, ये मॉलिक्यूल इतना इतना खुल जाता है फैब्रिक का, जरूरी नहीं इतना ही खुल जाए, लेकिन काफी खुल जाता है। काफी हद तक फैब्रिक का मॉलिक्यूल, फैब्रिक जिस अणुओं से बने हैं वो अणु उनके खुल जाते हैं, क्योंकि इतना तेज टेम्परेचर है, खुल जाते हैं। तो डिस्पर्स डाइज जो होते हैं ना, ये उसमें अंदर जाके एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। डिस्पर्स डाइज एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, फैब्रिक के साथ चिपकते नहीं है। ये फैब्रिक में ये मॉलिक्यूल खुला है, इसमें ये फैल जाते हैं, ऐसे डिस्पर्स हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम है डिस्पर्स डाइज। डिस्पर्स डाइज फैब्रिक में एब्जॉर्ब नहीं होते, ये बात समझ लेना। एब्जॉर्ब कैसे हो जाएंगे, जब जल में घुलनशील ही नहीं है तो एब्जॉर्ब कैसे हो जाएंगे। एब्जॉर्ब तो कोई चीज वो होगी ना जो जल में घुलती होगी, जो जल से प्यार करेगी, वही तो उसमें एब्जॉर्ब होगी। कॉटन का फैब्रिक देखो, पूरा पसीना सोख लेता है। क्या गर्मी में आप पॉलिएस्टर पहन सकते हो? कैसे पहन सकते हैं पॉलिएस्टर गर्मी में? हम नायलॉन कैसे पहन सकते हैं? एब्जॉर्बेंसी ही नहीं है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता ही नहीं है। तो ये कलर्स भी कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? डिस्पर्स डाइज कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते अपने अंदर, मतलब बिल्कुल उसके साथ पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। बल्कि ये डिस्पर्स डाइज होती हैं, जब हम फैब्रिक को इतने गर्म टेम्परेचर में गर्म करते हैं ना, इतने गर्म टेम्परेचर में हम फैब्रिक को डालते हैं, पॉलिएस्टर के फैब्रिक को डालते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स खुल जाते हैं, और ये जो कलर है, मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये ऐसे फैल जाता है, इसमें ऐसे करके डिस्पर्स हो जाता है। मान लो ये मॉलिक्यूल है और मैंने कलर डाला, तो कलर ऐसे डिस्पर्स हो जाता है, इसलिए इनको हम फैलने वाले रंग कहते हैं। अब ये ऐसे फैल गया, पूरे मॉलिक्यूल में ऐसे फैल गया। अब जैसे ही आप कपड़े को ठंडा करोगे, मॉलिक्यूल तो इसका ऐसे बंद हो जाएगा, और कलर इसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। कलर इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस कपड़े के अंदर ट्रैप हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल ने इस पूरे कलर को क्या किया, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया, ट्रैप कर लिया। इसलिए हम इन्हें फैलने वाले रंग कहते हैं। डिस्पर्स डाइज हैं ये डिस्पर्स होती हैं, ठीक है। ये कपड़े के ऊपर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती, ये डिस्पर्स होती हैं। तो मेन चीज आपने डिस्पर्स डाइज में देखी कि ये पॉलिएस्टर, नायलॉन, मैनमेड फाइबर्स को कलर करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके लिए टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए। इसका मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर, ठीक है। मैंने इसलिए वहां पे हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं। इनसॉल्युबल डाई है ये, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, और इसलिए ये नॉन आयोनिक डाई है। क्लियर हो गया? कैसे करते हैं मैंने वो भी टेक्निक आपको समझा दी। गर्म पानी में आप पॉलिएस्टर के फैब्रिक को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप गर्म पानी में डालेंगे फैब्रिक के मॉलिक्यूल्स खुल जाएंगे, फैब्रिक के मॉलिक्यूल्स खुल जाएंगे। और जैसे ही मॉलिक्यूल खुलेगा, आप ये डाई डालेंगे, डिस्पर्स डाई उसमें डालेंगे, तो डिस्पर्स डाई उस मॉलिक्यूल में ऐसे फैल जाएगी, ऐसे करके डिस्पर्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और फिर आप उस फैब्रिक को क्या करते हैं, तुरंत ठंडे पानी में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, वो मॉलिक्यूल ऐसे बंद हो जाता है, तो डाइज उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, लॉक हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ वेट डाइस के बारे में। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डाइस, वेट डाइस, ठीक है। वेट डाइस के बारे में बता देती हूँ, मैंने क्वेश्चंस में बताया भी है, हालांकि एक बार फिर से समझा देती हूँ। वेट डाइस, वेट डाइस आर वेरी गुड डाइस। बहुत अच्छे डाइस होते हैं ये, बहुत अच्छे डाइस होते हैं वेट डाइस, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। वेट डाइस बहुत महंगी डाइस होती हैं, अच्छी बहुत होती हैं बट बहुत महंगी होती हैं। ये वो वाली कैटेगरी है कि कपड़ा फट जाएगा लेकिन रंग नहीं जाएगा, ये वो वाली कैटेगरी होती है वेट डाइस, ठीक है। वेट डाइस एक बॉन्ड बनाती हैं जिसे हम ल्यूको बॉन्ड बोलते हैं, हाँ ल्यूको बॉन्ड बनाती हैं। रिएक्टिव डाइस आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। देखो बॉन्ड में ऐसे समझाती हूँ, एक ऐसे त्रिभुज समझ लो, ठीक है।
डाइज जो बॉन्ड बनाते हैं, जो सबसे बेस्ट जो बॉन्ड बनाती है वो होता है रिएक्टिव बॉन्ड। ठीक है, रिएक्टिव ही होता है ना सबसे बेस्ट बॉन्ड। हाँ, रिएक्टिव बॉन्ड जिससे आप कोवैलेंट, रिएक्टिव बॉन्ड नहीं होते, रिएक्टिव तो डाइज होती है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, फिर आपके आता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और सबसे ऊपर आपके आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड होता है। कौन सी डाई बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन बॉन्ड? डायरेक्ट डाइज, डायरेक्ट डाइज आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड कौन सी बनाती है? रिएक्टिव डाइज बनाती है, रिएक्टिव डाइज। बॉन्ड समझते हो, फैब्रिक के मॉलिक्यूल्स के साथ खुद को जोड़ना, उसी को बॉन्डिंग बोलते हैं। आई बात समझ में? तो कोवैलेंट बॉन्ड रिएक्टिव डाइज बनाती है, आयोनिक बॉन्ड्स आपके आयोनिक डाइज बनाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड आपके डायरेक्ट डाइज बनाते हैं। डायरेक्ट डाइज, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, इसलिए जो प्रत्यक्ष रंग होते हैं उन्हें आप सॉल्ट डाइज के नाम से भी जानते हैं, लवणीय रंग के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत अच्छे नहीं होते फैब्रिक के ऊपर, ये कलर इनका निकल जाता है, ये पक्के नहीं होते, है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली रिमूव हो जाता है फैब्रिक में से। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ल्यूको बॉन्ड बनाती है वेट डाइज, मैंने बताया बहुत अच्छी होती हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ल्यूको बॉन्ड भी, कपड़ा फट जाए लेकिन ये फैब्रिक से नहीं जाता। बट एक चीज है, ये इनसॉल्युबल डाई है, इनसॉल्युबल डाई है ये वाटर में घुलनशील तो है नहीं, जल में घुलनशील डाई है। तो फिर आप कैसे मैम बताइए, कैसे क्या करें, कैसे जो है इसको घुलनशील बनाए? तो इसको वेट डाइज को जब हम यूज करते हैं, वेट डाइज को यूज करने के लिए क्या करते हैं, पहले वेट डाइज को घुलनशील बनाया जाता है। ठीक है, पहले वेट डाइज को क्या कराया जाता है? घुलनशील बनाया जाता है। इसकी एक लाइन मैं आपको लिखवाती हूं, लिखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, हिंदी में भी बता दूंगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट डाइज टू सॉल्युबल फॉर्म, वेट डाइज टू सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है, टू सॉल्युबल ल्यूकोफॉर्म is known as, is called wetting, is called wetting। देखो, इसमें दो प्रोसेस होती हैं वेट डाइज में। क्या होती हैं? वेट डाइज को पहले हम जल में सॉल्युबल करते हैं, घुलनशील बनाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है वेटिंग। क्या कहलाती है? वेटिंग कहलाती है। समझ में आया? क्या कहलाती है? वेटिंग कहलाती है। फिर जब ये जल में घुलनशील हो गई डाई, फिर इसको दोबारा इनसॉल्युबल करते हैं, दोबारा इनसॉल्युबल करते हैं इस डाई को। ये प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेशन। ये आप बना लो, ये पूरी चीज लिख लो, लिख लो आप। आप क्या करते हैं, ये चीज समझ में आई? फिर से मैं समझाती हूँ। हाँ, तो ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट डाइज टू सॉल्युबल ल्यूकोफॉर्म इज कॉल्ड वेटिंग। मैंने क्या बताया? ये जो आपको रिएक्शन बताइए, वेट डाइज को सॉल्युबल करने की प्रोसेस, वेट डाइज को जल में घुलनशील बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, वेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? वेटिंग। फिर इसको दोबारा इनसॉल्युबल किया जाता है। मान लो मैंने ये फैब्रिक है, मान लो कोई भी फैब्रिक है, जस्ट फॉर इमेजिन ये फैब्रिक है, मुझे इसमें वेट डाइज से कलर करना है। तो पहले मैं वेट डाइज को क्या करूंगी? बाथ में घुलनशील बनाऊंगी, घुलनशील बना के मैं कपड़ा उसमें डुबा लूंगी। अब मेरे कपड़े पे वेट डाइज चिपक गई, ठीक है, चिपक गई। अब ये कपड़े पर जो ये वेट डाइज मैंने की है, इस कपड़े पर वेट डाइज अच्छे से खूब एब्जॉर्ब हो गई, अच्छे से खूब यूज हो गई, अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई। अब इस कपड़े पर से मेरी वेट डाइज निकल ना जाए, इस कपड़े पर से मेरी वेट डाइज दोबारा निकल ना जाए, क्योंकि ये सॉल्युबल हो चुकी है, मुझे इस कपड़े पर वेट डाइज को लॉक करना होगा। उसके लिए मैं इसको क्या करूंगी? इनसॉल्युबल कर दूंगी। कैसा कर दूंगी? इनसॉल्युबल कर दूंगी। मैं ऐसी रिएक्शन कर दूंगी कि मेरी जो ये वेटिंग प्रोसेस थी ये परमानेंट हो जाए, मेरा जो कपड़ा है उस पर से मेरी वेट डाइज निकले नहीं। इसके लिए मैं एक दूसरी प्रोसेस करती हूँ, उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इससे मैं क्या करती हूँ? इससे मैं मेरी डाई को इनसॉल्युबल बना देती हूँ। पहले मैंने डाई सॉल्युबल बनाई कपड़े पे चढ़ाने के लिए, अब मेरे कपड़े पे डाई चढ़ गया, तो अब मेरा कपड़े पे ये डाई चढ़ा रहे, इससे निकल ना जाए, इसके लिए मैं अपने कपड़े पर चढ़ी हुई डाई को इनसॉल्युबल कर देती हूँ, ठीक है, जल में अघुलनशील कर देती हूँ। अब आप स्टेप्स लिखेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, वेट डाइस को हम
वेट डाइस को हम जल में घुलनशील बनाते हैं, क्योंकि जल में घुलती नहीं है, हमें पता है जल में घुलती नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इससे मुझे मेरा कपड़ा रंगना है, ठीक है, इससे मुझे मेरा कपड़ा रंगना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस डाई को घुलनशील बनाना होगा कि नहीं घुलनशील बनाना होगा। तो जल में घुलनशील बनाने के लिए, वाटर में सॉल्यूबल करने के लिए, जल में घुलनशील बनाने के लिए मैं इसकी हाइड्रोजन, गिव मी एक सेकेंड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रोजन बाद में आएगा, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड एंड कास्टिक सोडा से, कास्टिक सोडा के साथ इसको पानी में मिक्स करती हूँ। समझ में आया? किसको? वेट डाइस को। क्या करती हूँ, मुझे वेट डाइस से मेरे कपड़े को कलर करना है, लेकिन वेट डाइस जल में नहीं घुलेगी, तो जल में घोलने के लिए मैं किसका यूज करती हूँ, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड एंड कास्टिक सोडा। लिखिए, इससे मैं क्या करती हूँ, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड एंड कास्टिक सोडा से मैं इसको जल में घुलनशील बना लेती हूँ, जल में घुलनशील कर लेती हूँ। ठीक है, इसका यूज करके मैंने वेट डाइस को क्या कर लिया, जल में घुलनशील कर लिया। अब क्या करूंगी मैं अपना, अब मैं अपना कपड़ा डिप करूंगी बाथ टब में, जो मैंने टब में वेट डाइस को घुलनशील बनाया, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और कास्टिक सोडा के साथ मैंने जल में घुलनशील कर लिया, घुलनशील कर लिया। अब मैं अपना कपड़ा डिप करूंगी, मैंने अपना कपड़ा डिप किया, खूब अच्छे से डिप किया, मेरे कपड़े पे खूब वेट डाइस एब्जॉर्ब हो गई। अब ये वेट डाइस कहाँ आ गई, मेरे कपड़े पे आ गई। अब मेरे कपड़े पे आ गई और ये सॉल्यूबल हो चुकी है। अगर मैं कपड़ा धोऊंगी तो मेरी वेट डाइस निकल जाएगी, क्योंकि मैंने वेट डाइस को कैसा कर लिया है, मैंने वेट डाइस को सॉल्यूबल कर लिया है ना, मैंने वेट डाइस को सॉल्यूबल कर लिया है ना, वाटर में सॉल्यूबल कर लिया है। किसके साथ सॉल्यूबल कर लिया, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड कास्टिक सोडा का यूज करके मैंने इसको जल में घुलनशील कर लिया और अपना कपड़ा मैंने इसमें डुबो लिया। अब मेरा कपड़े पर वेट डाइस चिपक गई, लेकिन ये किस फॉर्म में है, सॉल्यूबल फॉर्म में है। अगर मैं कपड़ा धुलूंगी तो मेरी डाइस निकल जाएगी, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मेरे कपड़े पर से मेरी डाई ना निकले, मैं इस कपड़े को अपने एक दूसरे सॉल्यूशन में डालती हूँ। वो सॉल्यूशन मेरे डाइस को कपड़े के ऊपर लॉक कर देता है। क्या कर देता है, कपड़ों के ऊपर लॉक कर देता है, चिपका देता है, कहता है जाओ अब तुम कभी इस कपड़े से नहीं निकलोगी, इजिली रिमूव ही नहीं होगी, कपड़ा फट जाएगा, तुम नहीं निकलोगी। ठीक है, वो सॉल्यूशन कौन सा है, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, वेटिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, वेटिंग। क्या कहलाएगी ये प्रोसेस, वेटिंग कहलाएगी। ठीक है, पहली स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया, ये मेरे कपड़े पर डाई आ चुकी है, मेरा कपड़ा कलर हो चुका है। ठीक है, अब इस कपड़े को मैं डालूंगी आपके इनसॉल्युबल करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि आपके वो है यूनिवर्सल ब्लीच, सबसे ज़्यादा यूजफुल है ये वूल फैब्रिक के लिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एसिटिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का यूज करूंगी और अब मेरा फैब्रिक पे जो डाई है वो कैसी हो जाएगी, इनसॉल्युबल हो जाएगी। अब मेरा कपड़ा फट जाएगा लेकिन मेरे कपड़े की डाई नहीं जाएगी। ये प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। लिखिए, दो प्रोसेस बता दी मैंने आपको, पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा। लिखिए, सबको दिखाई दे रहा है, हाँ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वेट डाइस चीज समझ में आई। वेट डाइस क्या है, सबसे पहली बात, ये जल में अघुलनशील है, जल में अघुलनशील डाइज हैं। कैसी डाइज है, वाटर में घुलेंगी नहीं, लेकिन मुझे तो ये चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ये लूको बॉन्ड बनाती है। दूसरी चीज, ये बहुत अच्छे होते हैं, कपड़ा फट जाएगा बट ये नहीं जाएंगी, बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, बट जब इतना प्रोसेस कर लिया ना मैंने, तो ये महंगी भी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। और इसका यूज़ मैं नॉर्मली घर पहनने वाले कपड़ों पे नहीं कर सकती, इसलिए वेट डाइस का यूज़ आपके हॉस्पिटल्स में जो गाउन वगैरह नहीं पहनती हैं पेशेंट, जो गाउन वगैरह पहना के लिटाए जाते हैं, उसको कलर करने में, बेडशीट वगैरह कलर करने में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में बेडशीट वगैरह कलर करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। अब आप बोलोगे क्यों मैम इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये
कपड़ा फट जाएगा लेकिन ये कलर्स नहीं निकलेंगे। और हॉस्पिटल्स में और जो आपके होटल्स के जो कपड़े होते हैं ना, वो बहुत हाई टेम्परेचर पर धोए जाते हैं। हाई टेम्परेचर समझ रहे हो आप, 100 डिग्री सेल्सियस उबलते पानी में हॉस्पिटल के कपड़े और होटल्स के कपड़े धोए जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हर आदमी पहनता है उन कपड़ों को, हर आदमी जो है गाउन वगैरह, पेशेंट तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग बीमारियां होती हैं हॉस्पिटल में, अलग अलग लोग चादरों पे लेटते हैं, तो जर्म्स को मारने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए इन फैब्रिक्स को बहुत हाई टेम्परेचर पे धोया जाता है। तो अगर आप ऐसी सस्ती मद्दी डाई यूज कर लेंगे उस फैब्रिक के ऊपर, तो वो फैब्रिक से डाई निकलती रहेगी। तो इसीलिए इन फैब्रिक्स के ऊपर, स्पेशली हॉस्पिटल्स और होटल्स के जो फैब्रिक होते हैं या गाउन वगैरह जो होते हैं पेशेंट के, जो वो पहन के लेटते हैं, उनका ऑपरेशन वगैरह होता है, और आपके जो ये चादर वगैरह होती हैं, उनको वेट डाइज से कलर किया जाता है। क्योंकि ये डाइज इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि इतना प्रोसेस इनके ऊपर कर दिया जाता है, ये इनसॉल्युबल बना दी जाती हैं कि ये कपड़े से आसानी से निकलती नहीं है। तो कैसे हम वेट डाइज का प्रयोग करते हैं? वेट डाइज को पहले हम जल में घुलनशील बनाते हैं। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और कास्टिक सोडा के साथ हम इसको जल में घुलनशील बनाते हैं। जल में घुलनशील बना के अब हम अपने कपड़े को उस टब में डुबाते हैं, उस टब से अपना कपड़ा निकालते हैं। अब मेरे कपड़े के ऊपर वेट डाइज आसानी से आ चुकी हैं, वेट डाइज एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, वेट डाइज इस पे चिपक चुकी हैं, ठीक है। लेकिन ये किस फॉर्म में है? सॉल्युबल फॉर्म में है ना, क्योंकि मैंने जल में घुलनशील कर दी थी ना मेरी डाइस, और जल से अपने कपड़े को खूब डुबा लिया है। अगर मैं इसको अभी धो दूंगी तो जल में घुलनशील है, मेरा कपड़े में से निकल जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे कपड़े को हाइड्रोजन परऑक्साइड और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, मतलब इसके सॉल्यूशन में मेरा कपड़ा डाल देती हूँ। जैसे ही मैंने इस सॉल्यूशन में मेरा कपड़ा ये डाला, ये क्या करते हैं, ये डाइस को मेरे कपड़े के ऊपर फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। कहते हैं वेट डाइस, तुम इस कपड़े पर से अब नहीं निकलोगे। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, फर्स्ट प्रोसेस को हम वेटिंग बोलते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? जल्दी बताइए। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स, होटल्स में यूज होने वाले फैब्रिक लाइक पेशेंट गाउन, टॉवल, बेडशीट या आर्मी की वर्दी, या जो आर्मी के लोग नहीं होते हैं उनकी वर्दी इस कलर से डाई की जाती है, क्योंकि इसको साफ करने के लिए हाई टेम्परेचर गर्म पानी का यूज़ करते हैं ताकि सारे बैक्टीरिया जर्म्स मर जाएं और कलर भी ना निकले। ये बहुत अच्छी होती हैं, रिएक्टिव डाइस से भी अच्छी होती हैं, लेकिन ये बहुत महंगी होती हैं, इसलिए हम इसको नॉर्मल फैब्रिक के ऊपर यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको यूज़ करने के लिए बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, जिस वजह से महंगी होती हैं। कोई भी चीज़ में जितना आप प्रोसेस ऐड करते जाओगे, जितने स्टेप्स करते जाओगे, वो चीज़ उतनी महंगी होती चली जाएगी, है ना। एक मशीन से काढ़ी हुई साड़ी और एक हाथ से काढ़ी हुई साड़ी में कौन सी महंगी होगी? जो हाथ से काढ़ी है, उसमें कितनी टेक्निक्स, कितनी मेहनत लगी है। ल्यूकोबॉन्ड पाया जाता है। वेट डाइज सॉल्युबल बाय रिडक्शन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। वेट डाइज को घुलनशील ल्यूको फॉर्म में बदलने के लिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट डाइज टू सॉल्युबल ल्यूको फॉर्म इज कॉल्ड वेटिंग। मैं आपको बता चुकी हूँ। वेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनसॉल्युबल वेट डाइज इनटू सॉल्युबल फॉर्म। वेटिंग क्या प्रोसेस है? वेटिंग वो प्रोसेस है जब आप कन्वर्टिंग इनसॉल्युबल वेट डाइज को सॉल्युबल में करते हैं। समझ में आ रहा है? अघुलनशील वेट डाइस को जब आप घुलनशील में परिवर्तित करते हैं, वो प्रक्रिया वेटिंग कहलाती है। उसके बाद जो घुलनशील हो चुकी है डाई, उसको कपड़े पर जब आप फिक्स करते हो कि अब कपड़े से बाहर ना निकले, वो प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है आपके वेटिंग में की जाती है, ठीक है, वेट डाइस में की जाती है। इतना समझ में आ गया सबको? क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा ना, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, कास्टिक सोडा, ये सब क्षारीय सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है ये? क्षारीय। वेट डाइज आपके क्षारीय सॉल्यूशन, क्षारीय सॉल्यूशन में घुलनशील होती हैं, ठीक है, मतलब बेसिक। किसमें घुलनशील होती है? बेसिक सॉल्यूशन में। ये चीज हो गई। नेक्स्ट आप लिखिए एजोडाइज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एजोडाइज जिसे हम इनग्रेन डाई और आपके रेपिडोजन डाई बोलते हैं, इसके अलावा आपके इसको हम मैजिक डाई बोलते हैं, आइक्स डाइज बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार। एजोडाइज में आपके एरिलअमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसे एजोडाइज बोला जाता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? एरिलअमाइड ग्रुप। एरिलअमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एजोडाइज को एजोडाइज बोला जाता है, ठीक है। वेट डाइज भी आपके सेलुलोजिक जगत के रेशों को रंगने के लिए बहुत अच्छी हैं। सल्फर डाइज भी आपके सेलुलोजिक जगत के रेशों को रंगने के लिए बहुत अच्छी हैं। और कौन सी होती है? डायरेक्ट अच्छी होती हैं, डायरेक्ट जिन्हें आप लवणीय रंग बोलते हैं। रिएक्टिव डाइज जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाती हैं, ये भी आप अच्छी होती हैं सेलुलोजिक जगत के रेशों को रंगने के लिए। डिस्पर्स की बात मैं आपसे कर चुकी हूँ, बचती है लास्ट एजोडाइज। एजोडाइज की बात कर लेती हूँ। एजोडाइज, इसके लिए टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठंडे रंग इन्हें बोला जाता है, ठंडे रंग, ठीक है। ठंडे रंग नहीं,
ठंडा मतलब टेम्परेचर जो है वो बहुत लो चाहिए, जैसे आपके डिस्पर्स के लिए बहुत हाई चाहिए था, एजोडाइज के लिए आपका टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठंडे बर्फीले जो है टेम्परेचर आपको बाथ टब का करना पड़ता है, तब ये रंग आपके घुलते हैं, ठीक है। इसलिए ठंडे रंग तो नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोल सकते हैं, ठंडा टेम्परेचर या ठंडे में आपके ये कलर घुलते हैं, बर्फीले में एकदम, ठीक है। इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एरिल अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एरिल अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसको आपके नेप्थॉल डाइज बोलते हैं, नेप्थॉल डाइज बोलते हैं इसको आपके मैजिक डाई बोलते हैं, क्योंकि कलर चेंज हो जाता है, मैजिक डाई बोलते हैं इसको, आपके आइस डाई बोलते हैं, ठीक है। ये सब नामों से इसको जाना जाता है, एजोडाइज लिख लीजिए। एरिलमाइड ग्रुप कंपाउंड प्रेजेंट होता है, इसी को ऑर्गेनिक, हाँ, ये भी आपके फैब्रिक के ऊपर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, इसको भी आपके नेप्थॉल के साथ ट्रीट किया जाता है, तब जाकर के आप जो है इसको फैब्रिक के ऊपर यूज कर सकते हो, फैब्रिक के ऊपर आप डायरेक्ट इसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इनग्रेन डाई है तो मैंने बता दिया बस। अच्छा, वेट डाइज 3 प्रकार की होती है, इंडिगो, इंडिगो सोल, एंथ्राकोनाइड, ये तो आपको पता ही है। इंडिगो पूछा भी गया था किसका एग्जाम्पल है, तो वेट डाइज का एग्जाम्पल है ना। सूती, लेऑन वगैरह के ऊपर अच्छे से इसका यूज़ करते हैं, ये आपको पता ही है वेट डाइस। बस इतना मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा चलो बच्चों को डाइंग पढ़ा देती हूँ, ठीक है गाइस, इतना ही है, ये मुझे डाइंग के बारे में आपको पढ़ाना था। अब कुछ बचा है ऐसा जो आपको लगता है कि नहीं पढ़ाया है मैंने डाइंग के लिए, बल्कि मुझे लगता है मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा, वेट डाइस का पूरा प्रोसेस पढ़ा दिया, एजोडाइज आपको समझा दिया जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और रिएक्टिव के बारे में बता दिया, डायरेक्ट के बारे में बता दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाती है, डायरेक्ट डाइज। कौन सी डाइज है डायरेक्ट डाइज आपकी, आप बताओगे आयोनिक डाई है, आयोनिक डाई है, एनानिक डाई में आते हैं। एनानिक डाई मतलब ऋणात्मक रंग है वो, ठीक है। कैसे रंग है, ऋणात्मक रंग है, लवणीय रंग है, और जो है आपके सब सूती वस्त्रों को अच्छे से रंग सकते हैं। एसिड बेसिक की सबकी बात हो गई, अब कुछ बचता नहीं है। एजोडाइज आपके इनग्रेन डाई हैं, हाँ, रेडीमेड नहीं है, ये बनाई जाती हैं, सब बता दिया, अब कुछ बचा नहीं है। जितना मेरे पास मेरे नोट्स में लिखा था मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। सल्फर डाइज, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो आपको पता है सल्फर डाइज कॉटन को रंगने के लिए अच्छे होते हैं, और ये भी कैसे होते हैं, जल में आग घुलनशील होते हैं, ठीक। चलो ठीक है, ये तो अच्छा हुआ, ये सब कंप्लीट है डाइंग। अब ये दिस इज फ्रॉम माय साइड गाइस, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी, वेटिंग क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, किसमें किया जाता है, कौन कौन से आप मतलब उसका यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं वेट डाइज के लिए। आप बता दीजिए वेटिंग प्रोसेस क्या होती है, जल्दी बताइए। वेटिंग प्रोसेस क्या है, इनसॉल्यूबल, बोलिए, इनसॉल्यूबल वैट को सॉल्यूबल में बदलना, ठीक है। इनसॉल्यूबल वैट को सॉल्यूबल में बदलना, ये प्रोसेस वेटिंग कहलाती है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जल्दी बताइए। कास्टिक सोडा एंड सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड था ना, एक यही टर्म मेरे दिमाग से बार बार निकल जाता है, एक सेकेंड गाइस, गलत नहीं होना चाहिए, भले ही मैं देख लूँ, कोई बुराई नहीं है उसमें। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, बिल्कुल ठीक है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। कैसा मीडियम होना चाहिए वेट डाइस को घुलनशील बनाने के लिए, क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, ठीक है, क्षारीय माध्यम में घुलनशील होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रही हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। इनसॉल्युबल है, ये वेटिंग प्रोसेस है, ये पहला स्टेप होता है। अब कपड़े के ऊपर मेरे अच्छे से मैंने कपड़े को इस सॉल्यूशन में रंग लिया, मेरे कपड़े के ऊपर वेट डाइस चढ़ गई, खूब वेट डाइस चढ़ गई हैं। अब मुझे ये कपड़े पर से मेरे रिमूव ना हो जाए, इसके लिए मैं इस कपड़े को अपने किस में डुबाती हूँ, आपके डुबाती हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड आपके यूनिवर्सल ब्लीच है, वूल के ऊपर बहुत अच्छी होती है। पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, हाइड्रोजन परऑक्साइड और आपके एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करती हूँ, जिससे ये फिर से क्या हो जाती है, इनसॉल्युबल हो जाती है, ठीक है, फिर से इनसॉल्युबल हो जाती है, मेरे कपड़े के ऊपर मेरी डाई एकदम चिपक जाती है। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। कौन सा बॉन्ड बनाती है वेट डाइस, ल्यूको बॉन्ड, ल्यूको बॉन्ड।
चलिए आप फटाफट से बता दीजिए कौन सी डाइस कौन सा बॉन्ड बनाती है। क्वेश्चन बनता है। डाइंग क्लियर हुआ होगा सबको? लास्ट है बस, कौन सी डाइस कौन सा बनाती है, तो बताइए कोवैलेंट बॉन्ड कौन सी डाइस बनाती है? कोवैलेंट बॉन्ड। फिर बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपके तीसरा पूछा था ल्यूको बॉन्ड। जल्दी जल्दी बता दीजिए कौन सी बॉन्ड्स कौन सी डाइस बनाती हैं? रिएक्टिव डाइस, ठीक है, रिएक्टिव डाइस, दे आर वेरी गुड फॉर सेल्यूलोजिक फाइबर। रिएक्टिव डाइस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी मानी जाती हैं रिएक्टिव डाइस, क्योंकि इनकी कलर फास्टनेस वगैरह बहुत अच्छी होती है रिएक्टिव डाइस की, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड आपकी डायरेक्ट डाइस कौन सी बनाती हैं? डायरेक्ट डाइस, लवणीय रंग जिन्हें आप बोलते हैं, सॉल्ट डाइस बोलते हैं जिन्हें आप, दूसरा नाम है इनका लवणीय रंग, ठीक है। और ल्यूको बॉन्ड बनाती हैं आपकी वैट डाइस, कौन सी बनाती हैं? वैट डाइस, वैट रंग, वैट रंग आपके बनाते हैं। और वैट रंग का सबसे आपके एग्जाम्पल पूछा जाता है इंडिगो, इंडिगोसोल, एंथ्राकोनाइड, आप लिख सकते हैं इंडिगो, इंडिगोसोल, एंथ्राकोनाइड, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही है। चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये चीज़ अब मैं ख़त्म करती हूँ। मुझे लगता है अब कुछ ऐसा बचा नहीं है जो मुझे आपको बताना रह गया है। डिस्पर्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। बट एजोडाइज ना, दे आर नॉट गुड, मतलब इनके रिएक्शन से कुछ भी आपको क्या देखने के लिए मिला होगा, कुछ भी मतलब इरिटेशन वगैरह हुई होगी, लोगों को ये चीज़ मतलब नुकसान दी होगी, इसलिए एजोडाइज को बैन भी कर दिया गया है, ठीक है। बैन डाइज भी बोली जाती है एजोडाइज। आइस डाइज है, नेप्थॉल डाइज है, रेपिडोजन डाइज है, इनग्रेन डाइज है, बट ये बैन डाइज है, ओके। मैजिक डाइज है, सब कुछ है, पर इनको बैन कर दिया गया है। ये सब क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, मैंने डाइंग आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। आई होप आपको डाइंग टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आई है, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट, और जो आप लोग टॉपिक मुझे बताते हो वो मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी आपको, ठीक है। बट प्लीज़ अपना दिल विल मत तोड़ा करो अच्छे से खुशी से मस्त से रहा करो। कुछ भी बचता हो इसमें तो प्लीज़ बताना, मैम ये रह गया। मैंने तो मेरे हिसाब से मेरा अपना 100% दे दिया, आपको सब कुछ क्लियर करा दिया है। चलिए बाय बाय। स्टेजेस ऑफ डाइंग तो आपको पता ही है कि वो फाइबर को रंगना है तो उसे स्टॉक डाइंग बोलेंगे, टॉप डाइंग होता है, डोप डाइंग आपके आर्टिफिशियल फाइबर के लिए होता है, टॉप डाइंग वूल के लिए होता है, और यान में अगर हम बात करें तो स्किन डाइंग बोलते हैं क्योंकि हम लच्छियाँ रंगते हैं, ठीक है। और अगर हम फैब्रिक की बात करें तो उसमें क्रॉस डाइंग, यूनियन डाइंग आता है, तो वो तो आपको सब पता है, वो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेन चीज़ें आपको ये समझ में आ गई। बाय बाय।